आप सब पर सलामती हो। खालिद अली का लिखा हुआ है, ये कौम मुर्दा परस्ती के फन में माहिर है। ये मुझको रोएंगे कल, इनको आज रो लूं मैं। मेरे खुदा ने मुझे बोलना सिखाया है, तो फिर जो हरफ़े यकीन है वो क्यों ना बोलूं मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरीट जो इस्लामाबाद में सील किया गया था, उसे जस्टिस सुमन रफ़त की जानिब से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, उन्होंने हुक्मनामे के ज़रिए डी सील करने का फ़ैसला किया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटरीट के जिस पे रात गए ऑपरेशन एक हुआ था, और उस ऑपरेशन के तनाजुर के अंदर ये कहा गया था कि इन्होंने नोटिस होने के बावजूद भी उसकी पैरवी नहीं की और ये गैर कानूनी बिल्डिंग है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये ठंडी हवा का झोंका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन एक मुश्किल उनके लिए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था, जो 3 नशस्तों के ऊपर, जो इस्लामाबाद की 3 नशस्तें थी, उनके ऊपर समाअत कर रहा था और जिसका फैसला होने के करीब तर था, कि जिसमें बाकायदा तौर पे ये कहा गया था कि जुर्माना भी एक शख्स को किया गया और साथ में ये भी कहा गया कि तस्दीक शुदा फॉर्म 45 लेके आए। उस पर एक वकील साहब वो वैसे ही छोड़ गए वकालत, 2 ने एतराज़ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने उनकी समाअत आज के दिन कर ली और समाअत करने के बाद फैसला महफूज करते हुए बाद में जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने ये कहा कि इनकी दरख्वास्त काबिल समाअत है, इनके एतराज़ात सुनेंगे। उन्हें नोटिस जारी कर दिए कि आप आके एतराज़ात बताएं। ये फ़ायदा जो है ये हुकूमती जमात को मिला। उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को लॉर्डशिप कहने से मना किया और कहा कि लॉर्डशिप कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वक्त बचाएं। फैसल सिद्दीकी साहब आज 13 रुकनी बेंच के सामने मौजूद थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, और उस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कल मुझे कुछ बुनियादी कानूनी सवालात फराहम करने का कहा गया था, उस पर अदालत ने कहा कि आप पहले केस के मुकम्मल हक़ाइक़ को सामने रख दें। तो उन्होंने कहा कि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। तो उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने इसी मुतल्लिक एक दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई थी, और बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया, तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हमने हिस्सा लिया। फैसल सिद्दीकी साहब ने आज दलाइल देते हुए ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशस्तों की फहरिस्त दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लिया। आज के इस केस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल गौर हैं, यानी कुछ सवालात जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से किए गए, वो लोगों ने भी देखा होगा जिन्होंने उस समात को देखा है, तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि उसके जवाबात फैसल सिद्दीकी साहब ने कम दिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ज़्यादा दिए। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स ये कि आप तनाज़े की बात ना करें, क्योंकि इलेक्शन आप ये कहें कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि 2 जगह आपने पार्लिमानी पार्टी और 2 जगह पे आपने पार्लिमानी सियासी पार्टी और फिर 1 जगह पे आपने सियासी पार्टी लिखा, यानी 3 मुख्तलिफ आपने पार्टीज़ को डिफ्रेंशिएट किया है। तो कोई ख़ास फ़र्क है? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आर्टिकल 63 के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी और सियासी पार्टी का बताया गया है। पार्लिमानी पार्टी जो है वो जो है पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्लिमानी पार्टी नहीं हो सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी में फ़र्क कैसे करता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब से ये सवाल किया कि चलें आप ये बताएं कि आप 8 फरवरी से पहले क्या थे। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सर, हम 8 फरवरी से पहले सियासी जमात थे और आज़ाद उम्मीदवारों की जब शमूलियत हो गई तो हम पार्लिमानी जमात बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जो उम्मीदवार हमारे सामने नहीं है, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो फिर आज़ाद ना हुए। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा आज बोली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे वो इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को किस बुनियाद के ऊपर इंतखाबी निशान दिया? यानी ये वो सवाल है कि क्या कोई भी इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता? तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान दिया और बतौर आज़ाद उम्मीदवार उनकी शनाख्त कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि पार्लियामान में फैसले जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी करती है, जिन्हें मानने के सब पाबंद होते हैं, और पार्लिमानी पार्टी जो है वो कानूनी तौर पर पार्टी सरबराह की बात मानने की पाबंद नहीं होती। ये ऐसा ही मंजरनामा है कि जिस तरीके से जो एक इजलास बुलाया गया बजट का, उसमें नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए थे और बाद वहाँ पे बतौर जो है पार्टी सरबराह वो नवाज़ शरीफ साहब की मानी जा रही थी, हालांकि पार्लिमानी उसूल के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की मानी जानी थी।
जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज एक बात की, उन्होंने कहा आर्टिकल 51 में सियासी जमात का जिक्र है, पार्लिमानी जमात का जिक्र नहीं है, और आर्टिकल 51 और मखसूस नशिस्तें हलफ उठाने से पहले का मामला है। उम्मीदवार हलफ लेंगे तो पार्लिमानी जमात वजूद में आ जाएगी, और पार्लिमानी जमात का जिक्र अभी गैर मुतल्लिका है। ये उन्होंने उस वक्त कहा जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस पे पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि मुनासिब होगा कि अभी सियासी जमात और केस के ऊपर हम फोकस करें। ये जवाब उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क किए कि कागजात नामजदगी में कोई खुद को एक जमात का उम्मीदवार अगर जाहिर करेगा और टिकट जमा कराएगा तो वो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी दे देगा कि किस जमात से मेरा ताल्लुक है, या ये वो कह दे कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो जब वो ये कह देगा कि किसी सियासी जमात से नहीं है तो फिर वो आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर किया है और कागजात बतौर पीटीआई उम्मीदवार मंजूर हुए हैं, और उम्मीदवार अगर मुंतखब हो गए, इलेक्शन कमीशन के कवानीन कैसे फिर पीटीआई के उम्मीदवार को आज़ाद करार दे सकते हैं कि ये आज़ाद शख्स जीता हुआ है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान एक हो या ना हो ये एक अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर किए जाएंगे, पार्टी का निशान तो नहीं ना मिटा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब बोले। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार शामिल हुए, सियासी जमात में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। इस पर फिर जस्टिस मुनीब साहब वापस बोले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था, और सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना जो है वो तनाज़े की वजह बन गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वहाँ पे सवाल किया कि पीटीआई या आज़ाद उम्मीदवारों ने बल्ले का निशान लेने की दरख्वास्त क्यों ना दी। यानी उन्होंने कहा कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो निशान किसी और को तो नहीं गया था, तो आप वहाँ पे ये दरख्वास्त दे देते कि हमें बल्ले का निशान दे दें। तो उन्होंने कहा चैलेंज क्यों नहीं किया अगर आपको बल्ले का निशान नहीं मिला। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने उसकी तौजीह ये बयान की कि सारे जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो बल्ले का निशान नहीं मांग सकते थे। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ फिर यहाँ से हुआ, और फिर उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी ये बात की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन भी तो गलत तशरीह उसकी कर सकता है ना। तो वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा सलमान अकरम राजा ने खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार देने के लिए रुजू किया इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने इस मौके के ऊपर सवाल किया कि एक बल्लेबाज भी निशान था किसी सियासी जमात का, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेना चाहती थी, उसके साथ फिर क्या हुआ, वो क्यों नहीं लिया गया। फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि बल्लेबाज वाली जो जमात थी उसके साथ हमारा इल्हाक ही ख़त्म हो गया था, हमने अपना इल्हाक ख़त्म कर लिया, तो इसलिए हमने वो निशान नहीं लिया। फैसल सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बल्ले के निशान लेने के फैसले पे अगर वजाहत कर देती तो ये सारे मसाइल ही हल हो जाते, इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू ही ना दोबारा करना पड़ती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा हमने तो नहीं कहा था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराएं, इंट्रा पार्टी आप इलेक्शन करा लेते, ये मसाइल ही ना होते जिसके ऊपर आज गुफ्तगू की जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस मौके पर कहा कि असल स्टेक होल्डर जो हैं वो ये जमातें नहीं हैं, वो वोटर हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल शिकायत करती रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हमें मिल रही, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं और हमें ये देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से हो सकता है कि एक जमात जो है वो मुसलसल शफाफ मौका ना मिलने का कह रही हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब ये उनकी तरफ से बात उठाई गई है तो इस मौके के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब बोले, उन्होंने ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत जो थी वो हमारे सामने नहीं आई, हमारे सामने आई होती तो हम उसके ऊपर बात करते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मौके के ऊपर पूछा कि अब उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़े टेक्निकल सवाल किए हैं और वो सवाल बड़े अहमियत रखते हैं। उन्होंने ये पूछा कि अगर आप ये समझे कि कौमी असम्बली में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आ जाए और कौमी असम्बली में सिर्फ 2 सियासी जमातें हों, तो क्या सारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उन्हीं 2 जमातों में तकसीम कर दी जाएगी, या उन जमातों को सिर्फ अपनी जो जीती हुई नशिस्तें हैं उनके हिसाब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये वो मौका है कि पहले इस चीज़ को हल कर लिया जाए कि इसका क्या जवाब है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस पर सवाल किया कि अगर ये 77 लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ना होते तो फिर मखसूस नशिस्तों का क्या होता, यानी वो जो 77 नशिस्तें जो 22 कौमी असम्बली की 55 सूबाई असम्बलीज की बनती हैं उस पर उन्होंने पूछा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब गोया हुआ है, उन्होंने कहा कि 2 सियासी जमातें अपनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी, बाकी नशिस्तों का क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दी जाए। अब फैसल सिद्दीकी साहब खामोश है, काजी फाइज ईसा साहब बोल रहे हैं और उनको जवाब दूसरी तरफ से जज साहब ही दे रहे हैं, और वो सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब
चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके के ऊपर कहा, या तो आप ये कह दें कि ऐवान को मुकम्मल नहीं करना, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, और अगर 336 का अगर आपने फिगर पूरा करना है तो फिर वो सीटें खाली नहीं छोड़ सकते। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जाते तो तहरीक इंसाफ का केस अच्छा हो जाता, और वो ये कहते कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस मौके के ऊपर पूछा, और ये एक और टेक्निकल सवाल था, बुनियादी सवालों में शुमार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सियासी जमात कोई एक नशिस्त ही ना जीते, सारे आज़ाद आ जाएं, तो फिर क्या होगा? फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में मखसूस नशिस्तें जो है वो किसी को नहीं मिलेंगी। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि सियासी जमातों को अपनी जीती हुई नशिस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मौके के ऊपर सवाल ये पूछा कि सियासी जमातों को फिर किस परसेंटेज के तहत वो जो सीटें हैं वो मिलेंगी, ये आइन के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसका जवाब फैसल सिद्दीकी साहब देने की बजाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि हासिल की गई कौमी नशिस्तों से ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो मखसूस क्राइटेरिया के हिसाब से वो नशिस्तों का ऐलान होगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अभी कौमी असम्बली में 7 आज़ाद अरकान हैं, और 7 नशिस्तों के ऊपर मखसूस नशिस्त नहीं बनती, आप उनको नहीं दे सकते 7 नशिस्तों के ऊपर। तो ये यहाँ तक कंक्लूड हुआ, ये वो सवालात थे जो आज उठाए गए, और जिसके बाद इस समाअत को 24 जून तक मुलतवी कर दिया गया। अब ये समाअत तो मुलतवी हो चुकी है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर केसेस हैं, जिसमें धांधली वाले केसेस हैं, उन केसेस का मंजरनामा में मैं शुरू पे आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर बातचीत कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, दफ्तर उनका डीसील होने की बात हो गई है। अब पूरे मंजरनामे में जो बातें ये चल रही हैं कि हुकूमत ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं बैठ के निगोशिएशन की जा सके, लेकिन अदालतों को धमकाने का सिलसिला अभी भी जारी है। वो चाहे कॉलम लिख के किया जा रहा हो, और वो मखसूस लोग वो हैं जो हुकूमत के लोगों का भी हिस्सा है, यानी वो कॉलम्स के ज़रिए वो किसी और के सर पे रख के, यानी किसी से बात हुई तो वो जजेस साहब के बारे में बात कर रहा है। यानी इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक कॉलम लिखा है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं किसी से बात कर रहा था तो किसी ने चढ़ाई कर दी, और मैं उसे तौजीहात पेश कर रहा था कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वो मुझे माजी के हवाले दे रहा था। तो सिटिंग जजेस के ऊपर अभी भी तनकीद हो रही है। लेकिन इस ज़मन के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जी मैं आपके रहमो करम पे छोड़ रहा हूँ, मैंने अदालत को जो था इस ज़मन में नहीं लिया कि मैं अदालत को धमकाना चाह रहा हूँ या तौहीन अदालत करना चाह रहा हूँ। लेकिन फैसल वावड़ा साहब अपनी बात के ऊपर कायम है, वो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जाके पेश होऊंगा। अब वो पेश होते हैं तो फिर क्या बनता है? आने वाले दिनों के अंदर इद्दत निकाह केस का क्या बनता है, क्योंकि जब ये वाला मामला चल रहा होगा तो सिर्फ यही नहीं चल रहा होगा, क्योंकि 24 तारीख को ये है तो उससे एक दिन बाद उस केस का भी दोबारा से हेयरिंग शुरू होनी है। तो जब दोबारा से हेयरिंग होगी तो क्या तमाम गवाहान लेके आए जाएंगे, और अगर वहाँ पे कोई नया गवाह शामिल किया जाता है तो फिर कानूनी एतबार से उसकी हैसियत क्या होगी? तो इसके लिए ईद के बाद तक का इंतज़ार है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।